नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 67, 67वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपना जो टॉपिक है, अभी जो प्रीवियस क्लास अपनी कंप्लीट हुई थी वो थी फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन को अपने पूरे अच्छे से पढ़ लिया है उसको, कि उसमें कौन कौन सी घटनाएं कैसे किस प्रकार से घटती है। अब देखिएगा, अपना जो अभी टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है पार्थोजेनेसिस। अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन, जिसको अपने थोड़ा सा डिस्कस किया था, थोड़ा डिफाइन इसको करने का कोशिश की थी अपने प्रीवियस क्लास के अंदर। तो पार्थोजेनेसिस जो है, पार्थेनोस और जेनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है? पार्थेनोस और जेनेसिस। पार्थेनोस का अर्थ होता है अक्षतः और जेनेसिस का अर्थ होता है उत्पत्ति। अक्षतः उत्पत्ति। अक्षतः उत्पत्ति का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो तो अक्षतः उत्पत्ति, अक्षतः उत्पत्ति का मतलब ये है कि इसमें जंतु जो है वो अपने आप किसके, क्योंकि हम बात करते हैं जब लैंगिक जनन की, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम अनिषेक जनन का यहाँ इंपॉर्टेंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अनिषेक जनन जंतुओं में होता है, पादपों में होता रहता है, एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु जंतुओं के अंदर इसको पढ़ने का रीज़न क्या है, और खासकर जो लैंगिक जनन करने वाले जंतु हैं उनके अंदर पढ़ने का रीज़न ये है क्या उनमें भी ये घटना घटती है, क्योंकि लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में निषेचन जैसी घटना घटती है। तो उसमें क्या होता है कि क्या इसमें बिना निषेचन के जंतु उत्पन्न हो सकते हैं। तो अक्षतः उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बिना निषेचन की उत्पत्ति जो है। पार्थेनोस का अर्थ क्या होता है? अक्षतः। जेनेसिस का अर्थ क्या है? उत्पत्ति। तो कि बिना निषेचन के क्या हो रहे हैं? उत्पन्न हो रहे हैं। अब देखिएगा कि जो जंतु लैंगिक जनन करते हैं, तो लैंगिक जनन के जो लक्षण है वो आपको पता ही है, हमने पढ़ के आए हैं कि लैंगिक जनन के अंदर पहली घटना तो क्या घटती है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित जो युग्मक है उनका फॉर्मेशन होता है, यानी हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, क्योंकि लैंगिक जनन के अंदर मुख्य घटना यही है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो हमें पता है कि उसके कारण जो किसी भी जाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या हमेशा निश्चित बनी रहती है। तो निश्चित बनी रहने के लिए अर्धसूत्री विभाजन जरूरी है लैंगिक जनन के अंदर। दूसरी घटना क्या होती है कि हमने ये भी देखा है कि निषेचन होता है। निषेचन में क्या होता है, जो अगुणित युग्मक है, नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक जो अंडाणु है, उनमें क्या होता है कि आपस में संयोजन होता है। होने के बाद में क्या है कि दोनों के केंद्र मिलकर के 2n संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो कहने का मतलब लैंगिक जनन के अंदर ये दो मुख्य घटनाएं होती हैं। एक तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, दूसरा क्या होता है कि ये निषेचन की क्रिया में भाग लेकर के वापस 2n जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा, एक वैज्ञानिक थे लोकट। कौन से? लोकट। इन्होंने बताया कि, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा है? लैंगिक जनन को पढ़ा है। अब इन्होंने बताया कि संतति निर्माण के लिए निषेचन जैसी घटना की जरूरत नहीं होती है, यानी बिना निषेचन के लिए भी जो है, या बिना निषेचन की भी जंतुओं की उत्पत्ति संभव है। यानी कि लोकट ने क्लियर कर दिया कि संतति निर्माण के लिए निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। के अनुसार संतति निर्माण के लिए निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है।
आवश्यकता नहीं होती है। ये बात किसने कही? लोकट ने कही। और उन्होंने बताया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है प्राणियों में अंडे का परिवर्तन निषेचन के बिना भी हो सकता है, और कुछ विशेष परिस्थितियों में भी अंडे का परिवर्धन बिना निषेचन के हो सकता है, बिना निषेचन के हो सकता है। ये बात किसने कही थी? लोकट ने बताई थी। तो लैंगिक जनन के बारे में जस्ट बारे में उन्होंने ये बात बता दी कि ऐसा नहीं होता है कि निषेचन नहीं हो तभी नई संतति का निर्माण होगा, बिना निषेचन के भी क्या है नई संतति का निर्माण हो सकता है। और परिवर्तन की यही घटना क्या कहलाती है? अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। उसके अलावा इस विधि से जो निर्मित प्राणी है उसको अनिषेक प्राणी या पार्थेनोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थेनोट या अनिषेक प्राणी। इस प्रकार बिना निषेचन के ही होने वाली ये घटना पार्थोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहलाती है। अनिषेक जनन कहलाती है। अब अक्षरता उत्पत्ति का मतलब यही है कि बिना निषेचन के ही होने वाली ये घटना क्या कहलाती है? अनिषेक जनन कहलाती है। और इस प्रकार उत्पन्न प्राणी पार्थोनेट या अनिषेक प्राणी, हिंदी में अगर बोलूं तो पार्थोनेट इस तरह से लिखते हैं, इसको पार्थोनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्थोनेट या अनिषेक प्राणी कहलाता है। तो ये जो प्रक्रिया है यही क्या है? पार्थेनोजेनेसिस। अब आपको बताता हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो पौधों के अंदर तो अनिषेक जनन चलता आ रहा है नेचुरली, और यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने का रीज़न क्या हो गया? क्योंकि हमने आज तक बात की है कि जो बड़े विकसित जंतु हैं उनके अंदर लैंगिक जनन होता है, निषेचन होता है, परंतु कुछ ऐसे जंतु भी हैं जिनके अंदर बिना निषेचन के भी जंतु उत्पन्न होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, मधुमक्खी के अंदर जो नर है वो बिना निषेचन के उत्पन्न होता है। अब मधुमक्खी ऐसा कीट है, ऐसा प्राणी है जो अपने को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता रहता है, यानी जिसके लिए अपने ये कह सकते हैं कि अपने वो एक उसकी कॉलोनी जो है उन्हें आसपास पाई जाती है, उसके अंदर जो नर है वो क्या है? अनिषेक का एक अच्छा उदाहरण है। अब देखिएगा, बैक्टीरिया के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि अनिषेक जनन वह क्रिया जिसमें अंडे का परिवर्तन शुक्राणु के आनुवंशिक योगदान के बिना ही हो सकता है। बेटी ने ये बात बताई थी 1967 के अंदर कि अनिषेक जनन वह क्रिया जिसमें मादा युग्मक बिना नर युग्मक के योगदान के ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ये बात इन्होंने बताई थी। तो बैक्टी 1967 की यदि हम थोड़ी सी बात करें, जो परिभाषा दी थी उन्होंने, अनिषेक जनन वह क्रिया है जिसमें जो
मादा युग्मक बिना नर युग्मक के योगदान के ही, जिसमें मादा युग्मक बिना नर युग्मक के योगदान के बिना ही, नर युग्मक के योगदान के बिना ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि एन सेक्स जनन में व्यक्ति ने क्या कहा कि अंडे का परिवर्तन शुक्राणु के योगदान के बिना ही हो जाता है। ये भी कह सकते हैं। बात एक है कि मादा युग्मक यानी अंडा, नर युग्मक यानी शुक्राणु के योगदान के बिना ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। या यूँ कह सकते हैं इस बात को कि शुक्राणु अंडाणु शुक्राणु के योगदान के बिना ही या शुक्राणु के बिना आनुवंशिक योगदान के बिना ही परिवर्तित हो जाता है। एक ही बात है, यानी बात वही है कि अंडा जो है बिना शुक्राणु के योगदान के ही नर में परिवर्तित हो जाता है। ये बात किसने कही थी? बेट्टी ने कही थी। तो बेट्टी 1967 के अनुसार इन्होंने ये बात अपने को बताई और ऐसा होता भी है एन सेक्स जनन में। अब देखिएगा एन सेक्स जनन जो है वो अपने आसपास पाए जाने वाले बहुत सारे जंतुओं में होता है और इसमें मैंने बताया था आपको कि एन सेक्स जनन जो है जंतुओं के जीवन चक्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। ये नहीं कोई ये विशेष घटना है जैसे कोई आकस्मिक होने वाली घटना, ऐसा नहीं है। अब जैसे हमने बात की थी कि जो अपने मधुमक्खी के अंदर नर या ड्रोन होता है वो उत्पन्न इसी से होता है, इसी प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। यानी जो अंडे निषेचित नहीं होते हैं, जो अंडे निषेचित नहीं होते हैं उन अंडों में क्या नर ड्रोन उत्पन्न होते हैं और जो अंडे निषेचित होते हैं उनमें जो है मादा उत्पन्न होती हैं। तो ये बात अपने देख रहे हैं। उसके अलावा हाइमेनोप्टेरा, होमोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, रोटीफर्स, उसके अलावा कुछ प्रिमिटिव क्रिस्टेशिया के सदस्य हैं, निमेटोडा है, काइनोडर्मेटा है। इन सब के अंदर क्या है एन सेक्स जनन पाया जाता है। इन सब में क्या है एन सेक्स जनन पाया जाता है। यानी कि जो अपने कीटों के जो ऑर्डर हैं हाइमेनोप्टेरा, होमोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, रोटीफर्स, यदि हम इसके ऑक्यूरेंस की बात करेंगे तो कीटों के गण हाइमेनोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, होमोप्टेरा, रोटीफर्स, आदिम क्रस्टेशियंस, इकाइनोडर्मेटा में एन सेक्स जनन देखा गया है। देखा गया है। तो कीटों के जो गण हैं यानी यहाँ तक जो कीटों के क्या है गण हैं इनके अंदर मोस्टली क्या है देखा गया है, जिसके अंदर मधुमक्खियाँ हैं, वास्प हैं, फिड है, बीटल है। उसके अलावा एक मैं बताता हूँ मरुस्थलीय छिपकली भी इसका उदाहरण है। मरुस्थलीय छिपकली भी इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हम बात करेंगे ये प्राकृतिक और कृत्रिम दो रूप से पाया जाता है। क्या एन सेक्स जनन दोनों रूपों में पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कृत्रिम रूप से है वो मरुस्थलीय छिपकली के अंदर टेम्परेचर के द्वारा ये क्या है उत्पन्न
हो सकता है, क्या? पार्थोजेनेसिस। अब देखिएगा, यदि हम बात करें अनिषेक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, पार्थोजेनेसिस के प्रकार। अब देखिएगा, प्रकार इसके दो हैं, प्रकार इसके दो हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये दो प्रकारों में ये पाया जाता है। अब जो प्रकार होते हैं इनकी यदि हम बात करें तो प्राकृतिक जो पार्थेनोजेनेसिस है वो प्रकृति में क्या होता है, अपने आप उत्पन्न होता है। कृत्रिम जो है, जिनको कोई भौतिक और रासायनिक कारकों के द्वारा क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो अपने बात करेंगे कि जो प्राकृतिक और कृत्रिम है ये किस प्रकार से संपन्न होता है, उसको पूरा डिटेल में अपने देखेंगे। तो मैं पहले इसका थोड़ा सा एक चार्ट है जो आपको बता देता हूँ। अनिषेक जनन, प्राकृतिक अनिषेक जनन, दूसरा कौन सा है, कृत्रिम अनिषेक जनन। अप्राकृतिक जो है वो फिर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, द्विगुणित अनिषेक जनन और अगुणित। द्विगुणित अनिषेक जनन और अगुणित अनिषेक जनन। अब द्विगुणित जो अनिषेक जनन है ये फिर आगे जो है दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन युक्त और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन रहित। विभाजन रहित। अर्धसूत्री जो विभाजन युक्त होता है ये फिर दो प्रकार का होता है, स्वनिषेचन द्वारा और प्रत्यापन द्वारा। प्रत्यार्पण द्वारा। अब जो इसका अर्धसूत्री विभाजन रहित जो होता है ये आगे इसका कोई प्रकार नहीं होता है, और दूसरा जो सेकंड है अगुणित अनिषेक जनन, अगुणित अनिषेक जनन है इसके भी आगे कोई प्रकार नहीं होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, आंशिक अथवा चक्रीय, कौन सा है, आंशिक अथवा चक्रीय या प्राकृतिक निषेचन। तो जिसको अपने दो भागों में बांटा था, पूर्ण प्राकृतिक अनिषेक जनन और कौन सा दूसरा आंशिक अथवा चक्रीय प्राकृतिक अनिषेक जनन। अब देखिएगा ये जो आंशिक अथवा चक्रीय प्राकृतिक निषेचन होता है, पर निषेचन होता है, इसको फिर दो प्रकार का बांटा गया, खुले प्रकार का और बंद प्रकार का। इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। कृत्रिम अनिषेक जनन, प्राकृतिक अनिषेक जनन को दो भागों में बांटा गया है। पहला इसका प्रकार है पूर्ण प्राकृतिक अनिषेक जनन,
दूसरा इसका अपूर्ण प्राकृतिक अनिषेक जनन। इसको फिर दो भागों में बांटा गया है। तो अपूर्ण प्राकृतिक अनिषेक जनन होता है, ये फिर दो प्रकार का होता है, बंद व खुले प्रकार का। बंद और खुले प्रकार का। उसके बाद में यदि हम बात करें जो कृत्रिम अनिषेक जनन है, इसके भौतिक रसायन और रासायनिक कारक दो कारण होते हैं। भौतिक विधि द्वारा प्रेरित हो सकता है, भौतिक विधि से, रासायनिक विधि से। तो ये सारा होता है। थोड़ा सा इसको देखिएगा ध्यान से। अनिषेक जनन को दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक अनिषेक जनन और कृत्रिम। प्राकृतिक अनिषेक जनन के अंदर प्रकृति प्रदत्त अपने आप घटना होती है, ये मनुष्य कोई हस्तक्षेप नहीं होता। कृत्रिम में क्या होता है कि मनुष्य द्वारा प्रेरित होता है। प्राकृतिक को फिर दो भागों में बांटा गया, पूर्ण प्राकृतिक अनिषेक जनन और अपूर्ण प्राकृतिक अनिषेक जनन। अब पूर्ण प्राकृतिक उसको फिर दो भागों में बांटा गया, द्विगुणित अनिषेक जनन और अगुणित अनिषेक जनन। द्विगुणित अनिषेक जनन को फिर दो भागों में बांटा गया है, अर्धसूत्री विभाजन युक्त और अर्धसूत्री विभाजन रहित। और अर्धसूत्री विभाजन युक्त को दो भागों में बांटा है, स्वनिषेचन और प्रत्यर्पण द्वारा। और अर्धसूत्री विभाजन को रहित को आगे डिवाइड नहीं किया गया है। अगुणित अनिषेक जनन इसको भी आगे डिवाइड नहीं किया गया है। अपूर्ण प्राकृतिक अनिषेक जनन जो दूसरा प्रकार है किसका, प्राकृतिक का, इसको दो प्रकार में बांटा है, बंद प्रकार का और खुले प्रकार का। और कृत्रिम अनिषेक जनन जो होता है इसकी दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी है, एक तो है भौतिक विधि और एक कौन सी है, रासायनिक विधि। तो इन सभी विधियों को अपने एक एक करके पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल की कौन कौन सी घटनाएं किस प्रकार से होती है। अब देखिएगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि अनिषेक जनन जो होता है वो एक्चुअल में कहाँ कैसे संपन्न होता है। अनिषेक जनन में जो हमने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिएगा, अनिषेक जनन का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक जाति में गुणसूत्र संख्या निश्चित बनी रहेगी। अब क्या होता है कि जिधर ये घटनाएं प्राकृतिक रूप से कहाँ घटेगी कि जब अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंडरी विभाजन होता है। हमने पढ़ा था कि युग्म जनन के दौरान अन्य निर्माण और शुक्राणु निर्माण में तीन घटनाएं घटती हैं। पहली कौन सी, गुणन प्रावस्था, दूसरी परिपक्वन और तीसरी पहली गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि प्रावस्था, तीसरी परिपक्वन अवस्था थी। तो जैसे ही वृद्धि प्रावस्था से जब परिपक्वन अवस्था की ओर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड शुरू होते हैं। तो वहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि किसी कारण से यदि केंद्रक जो हैं वो डिवाइड नहीं हो पाए या कई बार दो कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, तो उन कारणों से क्या होता है कि जो अपने को कोशिका जो प्राप्त होती है वो 2n प्राप्त हो सकती है। और यदि अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो रहा है तो सेल कौन सी प्राप्त होगी, n प्राप्त होती है। तो जहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में कोई कारण से, किसी कारण से यदि अनियमितता आ जाए तो जिससे 2n सेल बन जाती है, वो 2n सेल आगे निषेचन में भाग नहीं लेती है और वो 2n सेल आगे जाकर पूरे जंतु का निर्माण करती है कई बार। तो उस कारण से निषेचन की आवश्यकता नहीं रहती और निषेचन की आवश्यकता नहीं रहती है। तो कौन सी घटना से नए जीव का निर्माण होता है, अनिषेक जनन के द्वारा होता है, जिसको अपने डिटेल में एक करके कल सबको अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। ये चार्ट आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू।